नमस्कार। और ये डेटा क्या कहता है कि नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। पिछले हफ्ते के एपिसोड में मैंने कुछ ऐसा डेटा दिखाया था जिससे ये बात साफ हो जाती है कि बीजेपी की मुश्किलें न केवल कर्नाटक में बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली में भी आने वाले समय में बढ़ जाएंगी। अब महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो तो आप सब लोग देख ही रहे हैं। शायद कर्नाटक के बाद सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में बनी हुई है। जिन लोगों ने वो पिछला एपिसोड नहीं देखा था, मैं यहाँ पर उसका लिंक दे रहा हूँ और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे रहा हूँ। अच्छा होगा कि अगर आप पिछला एपिसोड भी एक बार देख लें। अब आज के इस एपिसोड में मैं हिंदी बेल्ट के 4 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करूंगा। यहाँ का मैं आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा। इनमें अगर गुजरात और हरियाणा मिला दें तो 6 राज्य बन जाते हैं और यही वो राज्य हैं जहां पे बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई थी 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। लगभग 80% सीट्स बीजेपी इन्हीं राज्यों में जीतती आई है। लेकिन जीत की खुशी और हारने के गम में और बीजेपी के प्रोपेगेंडा की वजह से डेटा कहीं पीछे ही छुपा रह जाता है और यही डेटा मैं आज आपको दिखाऊंगा। आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के असेंबली का डेटा मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। 2007 से 2022 तक जो 4 चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी कितनी सीट्स जीती थी। टोटल सीट्स उत्तर प्रदेश में 403 है। 2017 में बीजेपी ने 312 सीट्स जीती थी और 2022 का इलेक्शन जो भी हुआ है पिछले साल उसमें 255 यानी कि 57 सीट्स का नुकसान हुआ था। अब अगला इलेक्शन 2024 में है लोकसभा का। तो ये बीजेपी की जो 57 सीट्स की कमी हुई है उत्तर प्रदेश में, इनका प्रभाव अगले इलेक्शन पर क्या हो सकता है, थोड़ा सा इसको हम एनालाइज करते हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं लोकसभा की, यानी कि लगभग 5 असेंबली सीट्स रिप्रेजेंट करती हैं एक लोकसभा की सीट को। पिछली बार लोकसभा में बीजेपी के 62 एमपीज यहां से जीत के गए थे। 57 असेंबली सीट्स कम होने का मतलब ये है कि इसका प्रभाव 11 से 12 एमपी के सीट्स पर पड़ेगा। और अगर आप ये सोचें कि हमें एनडीए की सीट्स देखनी चाहिए तो यूपी में एनडीए का भी डेटा एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। 2017 में एनडीए की सीट्स यूपी से थी 322 सीट्स, यानी कि 10 सीट ऐसी थी जो अन्य दलों ने जीती थी। ये घटकर 2022 में 273 हो गई, यानी कि एनडीए की भी सीट्स अगर आप लगा लें तो भी आपको 49 सीट्स का घाटा हुआ है। ये है ग्राफ पार्टी पोजीशन, किस पार्टी ने जीती थी पिछले 4 इलेक्शंस में उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे बड़ा साफ ये दिखता है कि बीजेपी को जो घाटा हुआ है 312 से जो 255 पर पहुंची है, तो फायदा उसको एसपी को हुआ है, समाजवादी पार्टी को, जिनकी 47 सीट थी 2017 में, वो बढ़कर 2022 में 111 हो गई थी। और उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी की 224 सीट्स थी। तो पिछले इलेक्शन में वो लगभग हाफ वे मार्क तो पहुंच ही गई है। तो ये तो मैं आपको केवल ट्रेंड दिखा रहा हूं उत्तर प्रदेश के। अब असलियत में क्या होगा वो तो इलेक्शन आने पर ही पता चलेगा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने ढंग से अपना कार्ड खेले तो वो बीजेपी को वहां पे एक झटका जरूर दे सकते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको ये डेटा दिखाया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कुछ बहुत ही खास म्यूनिसिपल इलेक्शंस हारती चली आई है। और ये इलाका था ग्वालियर और मुरैना का, जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया और भी कई बड़े दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के
वहां से आते हैं। और ये ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज थी जो कि बीजेपी ने 50 साल या 40 साल या 30 साल बाद इन जगह पर वो लोग हारे हैं। तो जमीनी हालत कुछ बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ संकेत आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के पिछले 4 असेंबली इलेक्शंस का ग्राफ मैं यहाँ दिखा रहा हूँ 2003 से 2018 तक, और अब फिर से इलेक्शन 2023 नवंबर के आसपास मध्य प्रदेश में होंगे। 2013 में बीजेपी की 165 सीट्स थी जो घटकर 2018 में 109 सीट रह गई। इनको 56 सीट का नुकसान हुआ था। लेकिन इस घाटे के बावजूद 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो यहां पर 29 सीट्स में से 28 सीट्स बीजेपी ने जीती थी। मध्य प्रदेश में लगभग 8 असेंबली सीट्स एक एमपी की सीट को रिप्रेजेंट करती है। 2024 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अब इस बात पर निर्भर है कि वो आने वाले असेंबली पोल्स में कैसा वो परफॉर्म करेगी। अगर तो सीट्स बीजेपी की वहां 109 से बढ़ गई तब तो उनका प्रदर्शन पिछली बार की तरह अच्छा ही होने के अनुमान लगाए जाएंगे। लेकिन अगर वो असेंबली में उनकी सीट्स 109 से घट जाएंगी तो इस बार मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। याद रखिए कि म्युनिसिपल इलेक्शंस में उनकी हार शुरू हो चुकी है। ये ग्राफ है मध्य प्रदेश में असेंबली की पार्टी पोजीशन पिछले 4 असेंबली चुनावों में। सबसे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का 2003 में था जब उसने 173 सीट जीती थी 230 में से। उसके बाद ये घटकर 143 हुई, फिर 165 और पिछली बार सबसे कम 109 सीट मिली थी। आपको याद ही होगा कि चुनाव के बाद वहां पे कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ये कुछ ही दिनों बाद ये सरकार गिर गई थी क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ काफ़ी एमएलए करीब 15 बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद वहां पर बीजेपी की सरकार बनी। शिवराज चौहान वहां के मुख्यमंत्री बने थे। तीसरे नंबर पर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ये ग्राफ है बीजेपी की सीट्स का पिछले 4 असेंबली इलेक्शन जो छत्तीसगढ़ में हुए हैं उनके बारे में, और ये ग्राफ लगभग वैसा ही है जैसा कि मध्य प्रदेश का था। लेकिन फर्क ये है कि 2018 में बीजेपी की यहाँ पे बहुत ही करारी हार हुई थी। उससे पहले 2013 में उसकी 49 सीट्स थी जो घटकर केवल 15 रह गई, उसको 34 सीट्स का नुकसान हुआ था। कुल सीट छत्तीसगढ़ में 90 हैं, और अगर आप उससे पहले देखें 2013, 2008, 2003 तो लगभग 50 सीट्स बीजेपी की हमेशा आती रही हैं। छत्तीसगढ़ के बारे में 2 बातें हैं। 2018 से पहले डॉक्टर रमन सिंह वहां पे बीजेपी को जिताते आते थे, वही वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन 2018 में उनको साइडलाइन कर दिया गया। उसके बाद बीजेपी की वहां पे करारी हार हुई, और आज भी बीजेपी का वहां पे कोई भी ऐसा लीडर दिखता नहीं है। और दूसरी तरफ भूपेश बाघेल जो कांग्रेस के इस फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा खास एंटी इनकम्बेंसी वहां पर फिलहाल दिख नहीं रही है। जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में हुआ था। यहाँ पे टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स 11 हैं, बीजेपी ने उसमें से 9 जीती थी। ये चुनाव 2019 में हुआ था जो कि असेंबली चुनाव के बाद हुआ। छत्तीसगढ़ में अभी कोई लोकल इलेक्शंस का कोई डेटा मेरे पास नहीं है, और जहां तक इस डेटा का अगर आप एनालाइज करें तो ये बात साफ है कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस और स्टेट इलेक्शंस का कोई आपस में संबंध नहीं दिखता है। तो यहाँ पर ऐसी उम्मीद की जाती है कि 2024 में बीजेपी का परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में अच्छा खासा ही रहेगा। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं करता हूँ, असली डेटा तो चुनाव के बाद ही हम लोग देखेंगे। अब अंत में बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान असेंबली में हमेशा से एक सी सॉ बैटल चलता रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में।
2003 में बीजेपी की 120 सीटें आई थी। वसुंधरा राजे वहां की मुख्यमंत्री बनी थी। अगले इलेक्शन में वो हार गई, बीजेपी की 78 सीट आई और अशोक गहलोत कांग्रेस से जीते थे, वो वहां के मुख्यमंत्री बने। 2013 में फिर से बीजेपी भारी बहुमत से जीती, 163 सीट आई 200 में से, और वहां फिर से विजय राजे सिंधिया वहां की मुख्यमंत्री बनी। और पिछले इलेक्शन 2018 में एक बार फिर से कांग्रेस सरकार बनी, अशोक गहलोत फिर से वहां के मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार फर्क ये था कि बीजेपी को लगभग 90 सीट्स का वहां पर नुकसान हुआ था। वो इसलिए था क्योंकि 2013 में बीजेपी की एक रिकॉर्ड वहां पर जीत हुई थी। हालांकि 2018 के असेंबली चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की परफॉर्मेंस काफी खराब रही, लेकिन इसका असर लोकसभा के इलेक्शन जो 2019 में हुए थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ था। 2019 लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने यहां से 24 सीट जीती थी, टोटल 25 में से। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले 4 चुनावों में से पिछले 2018 वाले चुनाव में सबसे अच्छा रहा था, उसको 100 सीट मिली थी। तो इस डेटा से एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो ऑपोजिशन रहे, या कांग्रेस या अन्य कोई भी पार्टी, जिस पार्टी के पास भी एक स्थानीय एक मजबूत नेता रहा है, उसके जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। इन सभी राज्यों में पिछला एक आध चुनाव आप छोड़ दीजिए, उससे पहले बीजेपी के पास भी एक स्ट्रांग लीडरशिप थी इन सब राज्यों में। छत्तीसगढ़ में चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह रहे, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान, या वसुंधरा राजे सिंधिया रही हो राजस्थान में, ये उनकी वजह से चुनाव जीतते रहे। लेकिन जब से बीजेपी की स्ट्रैटेजी बदली है और मोदी जी चेहरा बनकर आए हैं, तो राज्यों में बीजेपी की हार शुरू हो गई है। हालांकि पार्लियामेंट इलेक्शन में अभी भी मोदी जी का चेहरा दिखाकर वोट बीजेपी को मिल जाते हैं, लेकिन आने वाले साल, अगले साल में, अब जबकि मोदी की ब्रांड वैल्यू कम होती जा रही है ऐसा माना जा रहा है, और कर्नाटक का रिजल्ट इसको साफ भी कर देगा कि अगर वहां बीजेपी नहीं जीती तो ब्रांड वैल्यू मोदी जी की नीचे गिर जाएगी। तो क्या इन राज्यों में भी आने वाले 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा ही रहेगा जैसा 2019 में? आप अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।